नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग आपके सामने सिविल सेवा के हिंदी मीडियम के प्रतियोगियों की गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं। हम लोग इस वीडियो में उस समस्या का कारण एवं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी है CSE मीन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, मतलब सिविल सेवा परीक्षा हिंदी माध्यम चुनौती या अवसर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस टॉपिक पर चर्चा की आवश्यकता ही क्यों है। वजह बिल्कुल साफ है। विगत कुछ वर्षों में सिविल सेवा का जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है काफ़ी ख़राब हो रहा है। काफ़ी कम सिलेक्शंस हो रहे हैं और जो सिलेक्शंस हो भी रहे हैं वहाँ पर मेरिट काफ़ी पीछे रह रही है। यहाँ तक देखा गया है कि जिन बच्चों की रैंक आती है, कर मान लीजिए 500 रैंक किसी की आई और वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता है तो इम्प्रूवमेंट भी कुछ खास नहीं होता है। कुछ एक मामलों में तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। जब इस गंभीर स्थिति पर एक्सपर्ट्स ने इसकी तहकीकात करने की कोशिश की तो एक्सपर्ट्स का मतलब जो इस फील्ड में पहले से जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्थापित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उन लोगों ने इस पर काफ़ी छानबीन की। तो दे केम विथ 3 थ्योरीज। पहली थ्योरी क्या थी? पहली थ्योरी ये है कि प्रीलिम्स में ही जो है हिंदी माध्यम के बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरी थ्योरी ये थी कि जिनका सिलेक्शन भी होता है उन बच्चों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं जिन्होंने इस तरह की थ्योरी प्रस्तुत की है, इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ ऐसा है जो काफ़ी लंबे समय से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी सब मिला जुला कर ये है। तीसरी थ्योरी जो है, जो सबसे लोकप्रिय थ्योरी है, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कि इस थ्योरी की अनुसार कि यूपीएससी जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक साजिश कर रहा है, एक षड्यंत्र कर रहा है। हम लोगों की भी इच्छा हुई, जब देखा, हम लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी, न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी अपनी स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने स्टडी की इसकी। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी में किसको किसको केंद्र में शामिल किया? हम लोगों ने यूपीएससी एज ए होल को शामिल किया। हम लोगों ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको देखा। हम लोगों ने क्वेश्चन के पैटर्न को देखा और हम लोगों ने और क्या देखा? हम लोगों ने जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको भी हम लोगों ने देखा। इन सब पर हम लोगों ने स्टडी की और स्टडी करके जो हम लोगों का जो निष्कर्ष है वह इस निष्कर्ष से बिल्कुल भिन्न है। हमारे निष्कर्ष के अनुसार इस थ्योरी में भी दम नहीं है, इस थ्योरी में भी दम नहीं है और इस थ्योरी में भी दम नहीं है। तीनों ही थ्योरीज में दम नहीं है। हमारे निष्कर्ष में यह निकला कि अच्छी संख्या में योग्य बच्चे जो हैं, वो हिंदी माध्यम के योग्य बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं। तो जब योग्यता का प्रश्न आ जाता है तो क्वालिटी का तो प्रश्न अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरी बात की क्वालिटी का प्रश्न और भी खत्म हो जाता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी परीक्षा में अगर 500वीं रैंक लेकर आता है और अगले अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन ही नहीं होता है, तो उस कारण भी हम कह सकते हैं कि क्वालिटी वहाँ पर समस्या नहीं है, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने फिल्टर करके उसको सेलेक्ट कर चुका है, अगली बार क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी खारिज हम लोग करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर है, यूपीएससी में जिस तरह के लोग हैं, उन लोगों को देखने के बाद, उन लोगों को जानने के बाद इस थ्योरी पे को पचा पाना जो था हमारे लिए काफ़ी कठिन था। तो आइए देखते हैं समस्या है कहाँ। और हाँ, एक चौथा था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो बच्चे हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं उन पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा शोध किया। हालांकि दायरा थोड़ा सीमित था, लेकिन सैंपल साइज काफ़ी छोटा था। लेकिन हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो सैंपल साइज से जो हम लोगों को आउटकम मिला वही आउटकम जो है पूरी पॉपुलेशन का भी होगा। बहरहाल तो हम लोगों ने ये पाया कि हिंदी माध्यम लेने वाले 95% से अधिक, हिंदी माध्यम के जो 95% से अधिक छात्र हैं, मोर देन 95% स्टूडेंट्स, वो ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेज़ी काफ़ी कमज़ोर होती है।
इंग्लिश, वीक इंग्लिश। ठीक है, वैसे बच्चे होते हैं कि जिनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर होती है। अंग्रेजी क्यों कमज़ोर होती है उसके कारणों पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि अंग्रेजी कमज़ोर होती है, उनके पास अंग्रेजी माध्यम का विकल्प उपलब्धि नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में उनके मजबूरी होती है कि उनको हिंदी माध्यम से परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आइए, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं यूपीएससी को देखते हैं। इस पे चर्चा हो गई। क्वालिटी ऑफ, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न में जिस तरीके से मेंस, जिसका सबसे अधिक ये इम्पोर्टेंस होता है परीक्षा में, वहाँ पे ये देखा गया है कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक, सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जिसका ठोस उत्तर लिख पाना हिंदी माध्यम के बच्चों के प्रैक्टिस में नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो जिस एजुकेशन सिस्टम से वो निकल कर आते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम में अभी भी छोटे छोटे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस का बहुत जगह पर वो सिस्टम नहीं है। वहाँ अभी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर्स का ट्रेंड है। तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको एक्लिमेटाइज करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, कारण बहुत बड़ा कुछ और है। सिलेबस में भी, चलिए ठीक है, सिलेबस पर भी से भी आपके उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पर है, यूपीएससी। एक बार हम लोग जल्दी से चर्चा कर लें कि पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं एक बार। मेंस और इंटरव्यू में जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। एक पेपर जीएस का होता है हमारे पास। जीएस के 3 पेपर्स होते हैं, 1, 2 and 3। 1, 2 and 3। 4 भी होता है लेकिन उसको हम लोग अलग से रखते हैं। एथिक्स एक हो गया। उसके बाद आपके पास एक एसे का पेपर होता है, एक ऑप्शनल होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। उसके बाद फाइनली एक इंटरव्यू होता है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये आपको प्रभावित करता है। इसको पूरा देख लिया जाए, अगर जीएस में देख लिया जाए तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो फ़र्क होता है मिनिमम 30 से 40 नंबर का फ़र्क होता है। मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की यहाँ पे चर्चा में नहीं है। एवरेज जो छात्र होते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद ये ऑप्शनल में भी कम से कम 40 से 50 नंबर का अंतर होता है। उसके बाद इंटरव्यू में भी 20 से 30 नंबर का फ़र्क हो जाता है। अगर हम लोअर, इस जो इंटरवल है, इस इंटरवल में लोअर इसको लिया जाए तो भी 20 + 40 60 + 30 90 मार्क्स का डिफरेंस होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। एथिक्स और एसएस में बहुत अंतर नहीं है, तब भी 10 नंबर दोनों को मिला के ले लिया जाए, यानी कुल यदि लिया जाए तो 100 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और ये काफ़ी बड़ा अंतर हो जाता है, 100 नंबर। अब ये अंतर क्यों होता है? क्यों यहाँ पे हिंदी माध्यम के बच्चों को कम अंक में दिए जाते हैं अंग्रेजी माध्यम की तुलना में? आइए इस पर भी विचार करते हैं। जो संस्था एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उसका नाम है यूपीएससी। और यूपीएससी में जिस तरह के लोग हैं, काफ़ी सुलझे हुए समझदार लोग और अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग इस यूपीएससी में हैं। और उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है और उनके दिमाग में भी ये नहीं आवेगा कि हमको एक खास वर्ग के खिलाफ हमको षड्यंत्र करना है। हाँ, कुछ पॉलिसी लेकर ये लोग आ सकते हैं जिससे किसी एक समुदाय विशेष को, वर्ग विशेष को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो पॉलिसी इसलिए लेकर नहीं आएंगे कि उनको नुकसान हो। इनकी पॉलिसी से नुकसान होना वो एक अलग विषय है। तो समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि जो भी लोग यूपीएससी और इस तरह की संस्थाओं में दिग्गज लोग काम करते हैं, उनके पास 25-30 वर्षों का, 35 वर्षों का अनुभव होता है, अच्छा खासा अनुभव होता है। और इस अनुभव का वो अधिकांश समय जो होता है वो एक विशेष एनवायरनमेंट, जिसको इंग्लिश एनवायरनमेंट कहते हैं, इंग्लिश एनवायरनमेंट में, अंग्रेजी के वातावरण में उनका वक्त ज़्यादा गुजरता है।
कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी को लेकर वो ज़्यादा सहज होते हैं किसी अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बच्चे ने सोशियोलॉजी का विषय लिया और वो हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहा है, हिंदी माध्यम से वो परीक्षा दे रहा है, और एक बच्चा है मान लीजिए उड़िया माध्यम से या कन्नड़ माध्यम से वो सोशियोलॉजी की परीक्षा दे रहा है। अब ये सोशियोलॉजी की कॉपी जब देखी जाएगी, कौन इस कॉपी को चेक कौन करेगा? इस कॉपी को जो विषय का विशेषज्ञ होगा, यानी कोई प्रोफेसर ही चेक करेगा। तो वो प्रोफेसर जो है उसके पास भी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या कॉलेज प्रोफेसर, उसके पास भी कम से कम 20-25 साल का टीचिंग पढ़ने पढ़ाने का तजुर्बा तो होगा ही होगा। इस 20-25 साल में जो अधिकांश समय होगा वो भी इस विषय को लेकर वो अंग्रेजी में ही पढ़ा होगा। जिस तरह से आप लोगों के लिए इंग्लिश एक एलियन लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको देखकर भय होता है, जिसमें आप असहज हैं, वह भी जो है वो हिंदी या उड़िया, जैसे सपोज कीजिए उड़िया भाषा में किसी बच्चे ने लिखी तो भुवनेश्वरी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर उसकी कॉपी जांचेंगे, तो वो हिंदी या उड़िया अपने उस भाषा में तो वो सहज होंगे, लेकिन जहां पर ये सब्जेक्ट का सवाल आ जाता है, एक विषय की बात आ जाती है, वहां पर इस भाषा में वो सहज नहीं होंगे। और एक बात यकीन मान लीजिए, हम लोगों ने कई सारे टीचर से भी बात की है ना, यूपीएससी के टीचर से नहीं, यूपीएससी के इवैल्यूएटर से नहीं, जनरल टीचर से बात की है, तो एक स्वर में सबने बोला कि जो कॉपी का जो जांचना होता है, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स, उनके लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है। तो अब पहले एक सरदर्दी का काम है, उसके ऊपर से ऐसी भाषा में हमको उत्तर देखना है जिस भाषा में हम बहुत सहज नहीं हैं, तो नंबर हम क्यों देंगे आपको, क्यों दिया जाए आपको नंबर? और मान लीजिए कि पहली कॉपी मिल गई जिसमें बहुत ठोस उत्तर नहीं लिखे हुए हैं, तो वहाँ से ही मूड खराब होना चालू हो जाएगा। दूसरी कॉपी भी मिल गई जहाँ पे भी उत्तर बहुत ठोस नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं हो सका उस उत्तर से प्रोफेसर, तो तीसरी कॉपी बहुत अच्छी लिखी हुई है, आपकी कॉपी आ गई तीसरी बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन पहले से मूड खराब है, तो जनरल मार्किंग हो जाएगी, एवरेजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके साथ जो है एक तरह का न्याय नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से इवन जीएस की जो कॉपी, मॉडल आंसर्स जो होते हैं वो हम लोगों ने सुना है इंग्लिश में ही होते हैं। अब कुछ लोग ये दलील देते हैं कि अनुवाद ही दिए जाए, कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, और अनुवाद की अपनी समस्या भी है। दूसरी बात कि जो विषय, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो भी रिसर्च वर्क होता है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होता है, वो सब पश्चिम के देशों में होता है जहाँ की भाषा अंग्रेजी होती है। तो और आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी जो है कितना करंट रहता है अपने उसमें अप्रोच में। तो ये प्रोफेसर्स जो हैं, इनको अगर अपने आप को अपडेट करना है तो उस पश्चिमी विचारों को उन्हीं की भाषा में पढ़ना पड़ेगा। मिला जुला के कहा जाए कि इस विषय में लेकर हिंदी उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। सरदर्द हो गया तो फिर उसका असर किस पे पड़ेगा? छात्रों पे ही पड़ेगा। तो अब आइए, ये तो हो गई समस्या। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत सिंपल सा है कि हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पे स्विच कर जाए। अब देखिए, अब यहाँ कुछ बच्चों को समस्या हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है सर, ये हिंदी का अपमान नहीं होगा, ये कैसे कर सकते हैं हम, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, हम ये हिंदी का अपमान नहीं कर सकते। अब एक गौर करने वाली बात यहाँ पर है, एक परीक्षा विशेष, ये एक परीक्षा विशेष ही तो है। इस परीक्षा विशेष के लिए यदि हमें अपने माध्यम में अंतर करना पड़े, माध्यम को चेंज करना पड़े, परिवर्तित करना पड़े, क्यों परिवर्तन करना पड़ रहा है? क्योंकि इससे हमारी पूरी जिंदगी का प्रश्न है, हमारे सपने जुड़े हुए हैं। अगर उसके लिए अपने माध्यम को परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें हिंदी का अपमान कैसे होगा, ये बताइए। सोचने लायक बात है। रही बात कि आपको एक सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए तो अंग्रेजी माध्यम लेना है, उसके बाद आप जिंदगी भर हिंदी की सेवा करते रहिए। तैयारी के दौरान भी आप हिंदी की सेवा कर सकते हैं, रोका किसने है। लेकिन अगर सफल होना है, देखिए सफल हो रहे हैं लोग हिंदी माध्यम से, लेकिन गारंटी नहीं होती है। देखिए गारंटी तो खैर अंग्रेजी माध्यम में भी नहीं होती है,
लेकिन एक प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इंग्लिश माध्यम से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम इंग्लिश मीडियम इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम हिंदी मीडियम। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी अधिक है तो क्यों नहीं हम स्मार्ट लोग हैं, भाई कुछ भी है तो स्मार्ट हैं कि नहीं स्मार्ट, तो स्मार्ट लोग हैं, पाला बदल के फट से यहाँ पे मैदान में जंग जीत लेना है, काम खत्म। उसके बाद फिर से अपना हिंदी के प्रति अपना अनुराग, अपना प्रेम, अपना समर्पण को जारी रखना है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों से एक अनुरोध कह लीजिए या एक सलाह कह लीजिए। एक कविता है हिंदी की, जो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे। निराला जी की कविता है राम की शक्ति पूजा, उसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही प्रेरणादायी कविता है वो। हल्की सी पृष्ठभूमि उसकी ये है कि राम रावण युद्ध चल रहा है, उसमें रावण के पास अपार शक्ति है और वो शक्ति देखकर राम इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि वो कहते हैं आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ जाते हैं। वो फैसला ले चुके होते हैं कि वो अब हथियार डाल देंगे। तो जब उनके साथी समाज, जो उनके सहयोगी थे युद्ध में, जो साथी थे सहयोगी थे, जब वो सुनते हैं तो काफ़ी को शॉक लगता है, झटका लगता है। विभीषण को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो राम को धिक्कारने लगता है कि राम धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। कहता क्या है? कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। लेकिन राम कहते हैं कि मैं उसका सामना कैसे करूं, वो तो बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्या है? शक्ति खुद रावण के साइड से लड़ाई कर रही है, उनका मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसी साथी समाज में सहयोगियों के जो उनका जो मंडली थी, मंडली में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति होता है जामवंत। जामवंत उनको ये सलाह देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। ध्यान से सुनिएगा, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। तो हम भी उसी सिद्धांत को यहाँ फॉलो करने वाले हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। शक्ति क्या है? हमारे इंग्लिश है, इसकी मौलिक कल्पना करो। मौलिक कल्पना से मतलब क्या है कि आप में से 70, अब ने ये भी रिसर्च किया, जो हमारा स्टडी था कि हिंदी माध्यम के जो छात्र थे उन पर जो स्टडी की, उसमें से तकरीबन 70% छात्र ऐसे थे जो उनका रिस्पांस था वो ये था कि 15 वर्ष का जो उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मल एजुकेशन का जो पीरियड था 15 ईयर्स का, उसमें उन लोगों ने अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए कोशिश की। दे ट्राइड टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, लेकिन धराशायी हो गए। यानी कोशिश की गई थी पहले भी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। चलिए, सफलता क्यों नहीं हाथ लगी उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए मुद्दे पर लौट के आते हैं। मौलिक कल्पना, वो हाथ क्यों नहीं लगी? क्योंकि वहाँ पे मौलिक कल्पना नहीं थी। यहाँ पे हम लोग मौलिक कल्पना, हम लोग सुझाव देंगे आप लोगों को, जो हम लोग को लगता है कि जिसको पालन करने से आप लोगों का जो अंग्रेजी को लेकर जो भय है, जो डर है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ठीक है। करो पूजन, पूजन मतलब इस पर काम करने का है। छोड़ दो समर, समर क्या है? हमारा यूपीएससी, यानी यूपीएससी को छोड़ दो, तनाव में आने की जरूरत नहीं, उस पर भी आ रहे हैं हम लोग। छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन, यानी कि जब तक इस पर आपको सिद्धि ना हो जाए तब तक यूपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए। अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे, सर वही तैयारी करने के लिए तो हम लोग आए हैं और उसी को छोड़ दें। नहीं, छोड़ना वोड़ना कुछ भी नहीं है, इसको कुछ दिन के लिए साइड पे रखने का है। कुछ आप लोगों के कुछ मित्र या रिश्तेदार होंगे फौज में, पुलिस में, आप उनसे पूछिएगा कि जब मिलिट्री में या पुलिस में जब युद्ध की कला जब सिखाई जाती है, उसमें एक टर्म आता है स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को टैक्टिकल रिट्रीट भी कहते हैं। टैक्टिकल रिट्रीट, अब ये होता है कि रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक, या टैक्टिकल का मतलब होता है एक रणनीति के तहत पीछे हटना। मतलब जब लड़ाई हो रही हो सामने तो हमको पीछे हटना है, पीछे हटना है और दुश्मन को फंसा लेना है।
इसी को कहा जाता है स्ट्रेटजिक रिट्रीट। तो इसी स्ट्रेटजिक रिट्रीट या टैक्टिकल रिट्रीट का आप लोग सहारा लीजिए कुछ दिनों के लिए बस छोड़ने का है। अब वो दिन कितने हैं, जो हम लोगों का जो एडवाइस है उस हिसाब से अधिकतम 90 दिन 90 डेज के लिए आपको विश्राम लेना है और सिर्फ इस पर काम करना है। और एक बात और ध्यान में रखिए, ये जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में अंग्रेजी को लेकर एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है, मतलब कि एक पिशाच की तरह इसको आप लोग ट्रीट करते हैं अंग्रेजी को। ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा मात्र है, उसको सिर्फ भाषा समझिए और कुछ नहीं। राक्षस समझने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो डर का माहौल ये बना दिया गया है आपके अंदर में। खैर, तो स्पष्ट है यहाँ तक। तो जब तक हमारा उस पर हाथ इस अंग्रेजी जब तक हमारी बहुत अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम यूपीएससी को होल्ड पे रखेंगे। और कुल समय कितना चाहिए हमको? 90 दिन चाहिए। आइए देखते हैं कि इसके लिए हमको अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी को मजबूत कैसे किया जाए। देखिए, कुल दिन हमने मांगे थे कितने? 90 डेज। ठीक है, आइए एक चर्चा और करते हैं इधर कि इसके पहले जिन बच्चों ने, इन 70% बच्चों ने अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, वो क्यों फेल हो गए, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सके? सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सके, उन्होंने जिससे भी राय ली थी कि भैया बताइए मुझे अपनी अंग्रेजी मजबूत करनी, मैं क्या करूं, या अंकल मुझे बताइए मुझे अपनी अंग्रेजी मजबूत करनी, मैं क्या करूं। तो उन भैया और अंकल ने क्या किया कि पहली राय ये दी होगी कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसका खास करके एडिटोरियल पढ़ो, या फिर तुम अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ना चालू करो, नॉवेल्स। और एक बच्चे ने मुझे यहां तक बताया कि उसके एक अंकल ने उसको सलाह दी थी, एक ही बच्चे ने बताया कि बर्ट्रैंड रसल, नाम सुना है आप लोगों ने? बर्ट्रैंड रसल या फिर एजी गार्डिनर के एसेस पढ़ा करो। एजी गार्डिनर के एसेस पढ़ा करो, तो उससे आपकी अंग्रेजी जो होगी एकदम काफी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो भाई प्लान तो चौपट होना ही होना है। तो हालांकि ये सब काफी आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत यहीं से की जाए। तो शुरुआत की कहां से जाए? देखिए, 90 दिनों का हम लोगों ने मांगा है समय। तो करना क्या है कि एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक की जो इंग्लिश की किताबें हैं, स्टैंडर्ड 1 to 10 की जो किताबें इंग्लिश की, उन किताबों को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, शुरुआत कीजिए कक्षा 1 से, चालू कीजिए डाउनलोड करके इंग्लिश की किताबें। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का जो टेक्स्ट है, वो लैंग्वेज नहीं, भाषा नहीं, सिर्फ साहित्य, अंग्रेजी साहित्य का जो भी है, जिसमें प्रोज, पोएट्री, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ग्रामर नहीं देखना है आपको। उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए, और पीछे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको लिखना चालू कीजिए। कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम होगा। मोबाइल पर आजकल डिक्शनरी रहता है, मोबाइल से अर्थ देखिए, किसी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और डेली उसको रिवाइज कीजिए। बस एक बार पढ़ लेना है। तो इसमें 10 तक में कुल किताबों की संख्या 12 से 13 के आसपास है। ठीक है, इस पूरे कार्यक्रम को आपको अधिकतम 30 दिनों में ख़त्म करना है। 30 डेज में इस कार्यक्रम को ख़त्म कर देना का है। क्लियर है? उससे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इसके बाद 31st डे से क्या करना है? अगर इसके साथ यदि इसके साथ संभव हो तो एक पुस्तक आती है, अमर चित्र कथा, अंग्रेजी में अमर चित्र कथा, इसको पढ़ लेने का है, इसको भी पढ़ने का है। ठीक है, लेकिन अमर चित्र कथा मैं सलाह दूंगा कि जब तक आप 5वीं तक नहीं पहुंच जाते ना छुएं। 5वीं के बाद छू सकते हैं अमर चित्र कथा, फिर टिन, इस तरह का जो है कॉमिक टाइप का जो रहता है वो आप कर सकते हैं।
5वीं छठी पहुंचने के बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं। एक महान लेखिका हुई हैं एनिड ब्लाइटन, इनकी बच्चों की सीरीज आती थी द फेमस 5। ये सीरीज है, पूरा सीरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द फेमस 5 और एक और था द सीक्रेट 7। बड़ी मज़ेदार किताबें होती हैं ये। इनमें से 2-3 किताब, फेमस 5 का 2-3 या द सीक्रेट से जो भी उपलब्ध हो आपके पास, उनमें से 2-3 पढ़ लीजिए साथ ही साथ। बड़ी मज़ेदार किताबें, पतली पतली किताबें, जल्दी से ख़त्म भी हो जाती हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया 30 दिन का कोर्स। अब आइए 31वें दिन से हमको क्या करना है। 31st डे से हमको क्या करना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब आती है। देखिए, आप जब यहाँ तक कोर्स कर लेंगे ना, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, जो अंग्रेजी के प्रति जो डर है, वो डर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है। 31st डे से क्या करना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है नॉर्मन लुइस, जिसके लेखक हैं नॉर्मन लेविस। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएंगी, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वर्ड पावर मेड इजी। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक को अधिकतम आपको समय देना है 15 डेज का, 15 दिनों का समय देना है आपको, उससे अधिक समय नहीं देना है। वर्ड पावर मेड इजी। और ये काफ़ी अच्छी किताब है, साइंटिफिकली रिटन है, मज़ेदार किताब है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके अंदर का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना, वो काफ़ी हाई होगा, स्काई हाई जिसको कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजी तो कुछ लगेगी ही नहीं, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी, बहुत अच्छी पुस्तक है। और साथ ही साथ इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके साथ इसको ख़त्म करने में 15 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो आपका जीएस का जो हिस्ट्री है या एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो पढ़नी चालू कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ना चालू कर दीजिए इसके साथ साथ, ठीक है। जीएस या जो भी आपको सही लगता है, जीएस या एनसीईआरटी, इसमें आप हिस्ट्री की भी किताबें पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं, ये सब चालू कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा काम ये करना है कि जो भी आपका ऑप्शनल है, और ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर, एनसीईआरटी किताबें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल है, मान लीजिए आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो जो इग्नू का जो किताब है, इग्नू के जो नोट्स होते हैं बीए और एमए लेवल के, ये भी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर डाउनलोड करके आप इनको भी पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी के हिसाब से पढ़िए, इसको आप अपना अंग्रेजी को ध्यान में रखिए, कितना समझ हो रहा है, कितना आप कितनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को पचा पा रहे हैं, उसके लिए ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना चालू कर देना है, एकदम नहीं, बस रीडिंग देना है। ये हुआ, अभी तक हम लोग 45 दिनों की यात्रा कर चुके हैं। जैसे ही 45वां दिन पूरा हो गया, जब आपकी ये पुस्तक खत्म होगी, उसके बाद आपको खुद लग जाएगा कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है कितना हाई हो चुका है, अंग्रेजी का भय जो है बिल्कुल भी समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या करने का है, उसके बाद कुछ उपन्यास पढ़ने के हैं, ठीक है। कौन कौन से उपन्यास पढ़ने के, कुछ उपन्यासों के नाम हमने बोर्ड पे लिख रखा है पहले से ही। पहला उपन्यास है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, चार्ल्स डिकेंस का, बहुत ही सफल, इसको क्लासिक्स कहा जाता है, इसको पढ़िए। चार्ल्स डिकेंस की एक और किताब है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का पढ़ने के लिए आप लोग अमीश त्रिपाठी को पढ़ सकते हैं। इनकी 2 सीरीज़ है, शिवा ट्रायलॉजी, फेमस किताब है मेलुहा, सुना होगा नाम, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है, नागाज एंड ओथ ऑफ वायुपुत्रास करके 3 किताबें हैं, वो तीनों लेके पढ़ लीजिए।
उसके बाद रामचंद्र सीरीज भी इन्हीं का है, ठीक है, वो भी पढ़ लीजिए, काफ़ी मज़ेदार किताबें हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी लिखी गई है, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर चौथा कुछ पढ़ने का मन है तो देखिए, साहित्य की दृष्टि से तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उसको, और है भी नहीं माना, और है भी नहीं, ठीक है, वो है, लेकिन हल्की फुल्की रीडिंग के लिए ठीक है, चेतन भगत। इनकी जो पुस्तक है 5 पॉइंट समवन, अच्छा हाँ, एक पुस्तक है नीलोत्पल मृणाल की, डार्क हॉर्स, हाँ, डार्क हॉर्स जो पुस्तक है, डार्क हॉर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वो हिंदी का 5 पॉइंट समवन है, ठीक है, बहुत मजेदार किताब है 5 पॉइंट समवन। देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह पुस्तक पहले आई है, 5 पॉइंट समवन पहले आई है, या फिर 5 पॉइंट समवन को आप कह लीजिए कि इंग्लिश का डार्क हॉर्स है, जैसा भी कह लीजिए, बहुत ही अच्छी पुस्तक है वो 5 पॉइंट समवन, बहुत अच्छी किताब है, इसको तो जरूर पढ़िए आप लोग। इसी पुस्तक पर फिल्म भी बनी थी, 3 इडियट्स, ठीक है, लेकिन या फिर आप अगर पढ़ना चाहते हैं इसका तो 2 स्टेट्स भी अच्छी किताब है, उस पर भी फिल्म बन चुकी है, मज़ेदार किताबें हैं दोनों, ठीक है, और भी कई किताबें हैं, लेकिन मिनिमम इन 2 किताब को तो आप लोग पढ़िए, मज़ा आएगा इनको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद जो आपकी अंग्रेज़ी इस स्तर की हो जाएगी, यूपीएससी को अंग्रेज़ी का जो चाहिए, मतलब यूपीएससी के लोगों को जितनी अंग्रेज़ी चाहिए उस स्तर की अंग्रेज़ी आपकी हो जाएगी मात्र 3 महीने में। ये पूरा ख़त्म करने में 3 महीने का भी समय नहीं लगेगा। इस अगर कायदे से किया जाए तो ये 75 दिन से अधिक का कोर्स नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 15 दिन का स्पिल ओवर रखा है कि चलो ठीक है, एक आध कहीं इधर उधर मिस हो जाता है, तो 75 डेज़ में ये काम आपका पूरा हो जाएगा, और आपकी अंग्रेज़ी की जो समझ है, अंग्रेज़ी पर जो पकड़ है, वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और उससे आपकी सफलता जो है, देखिए, यूपीएससी में कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी की जो बात होती है, प्रोबेबिलिटी आप जो है इस वाले ब्रैकेट में, आप इस वाले ब्रैकेट में आप आ जाइएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर है ना, आप यहाँ आ जाइएगा, बस अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने ऊपर यकीन रखो, भरोसा रखो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। एक बार कूद जाना है समर में, छोड़ दो समर छोड़ना वोड़ना नहीं है, बस एक अपने, होता क्या है ना कि एक कहानी सुनी होगी कि कुल्हाड़ी को एक लकड़हारा था, डेली कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था, लेकिन कुल्हाड़ी की उसने धार मजबूत नहीं की, बस ये वही, उसको धार मजबूत करना है आपको, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। यदि अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी भी है, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी पर देखकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और सारी जो भी हम आप लोगों की मदद करेंगे वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी, इसकी आप चिंता ना करें। बस आप लोग अच्छा करें, जीवन में तरक्की करें, यही हमारी कामना है। इस वीडियो के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। जय हिंद।